माँ दुर्गा की प्रतिमा के मुख सरीखी बहू रेवा के प्रथम प्रवेश की सारी रस्में निभाती हुई पंकजा जी की आंखें आज खुशी से झलमिला रही थी। सारी रस्मों को निभाकर बहू को उसके कमरे में बैठा दिया। रेवा कमरे में बैठी थी, तभी दादी सास वहां आई। रेवा उठकर खड़ी हो गई और झुककर उनके पांव छूकर मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, दादी जी बैठिए। लेकिन बदले में दादी सास की करकती हुई आवाज से पूरा घर गूंज उठा। क्या बहुरिया, आज ही अपना मुंह खोलकर घूम रही है? इन सिंघानिया परिवार के इज्जत को अपनी जूती के नोक पर रख लिया क्या? रेवा इसके लिए एकदम तैयार नहीं थी। वो घबरा सी गई, झट से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया, लेकिन घूंघट के अंदर वो सिसकने लगी। उसे क्या पता था इतने आधुनिक विचार वाले पतिदेव अभय के घर में उसे इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, और वो भी पहले ही दिन। वो भय से सिहर उठी। तभी पंकजा जी रेवा के कमरे में दौड़ कर आई। सासू जी की आवाज से वो भी भय से कांपती थी। उनके आते ही दादी सास रुक्मिणी जी फिर दहाड़ उठी। सुन पंकजा, अपनी बहू को समझा दे, यहां सब नहीं चलेगा। पूरे घर में ये अपना मुंह खोल फिरेगी, ये मंजूर नहीं है। जी माँ, मैं समझा दूंगी, आप शांत हो जाइए। कहते हुए पंकजा जी के आवाज की कंपन का रेवा ने महसूस कर लिया था। दादी सास और घूंघट। रुक्मिणी जी दर्प से गर्दन उठाए कमरे से चली गई। अभी तक दो बहुओं को अपने रुआब से दबा कर रखा था, आज तीसरी पोते की बहू को भी अपने मान और रुतबे के नीचे कुचलने को आतुर थी। कमरे में सासू माँ के चले जाने के बाद पंकजा जी बहू के पास बैठ गई। रेवा का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, दादी जी की बातों का बुरा ना मानना, पुराने सोच की है, इसलिए कड़क बोल जाती है। उन्होंने पर्दा देखा है तो हम सभी से भी इसकी उम्मीद करती है। घर में सबसे बड़ी है, इसलिए हम सभी के लिए सम्मानीय है। बेटा, बस उनके सामने घूंघट कर लिया करो। मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो, तुम कैसे भी रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस दादी जी के सामने। कहते कहते उनके आंखों से बूंद आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। रेवा ने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछा और बोल पड़ी, माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको और दादी जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कह के सासू माँ के गले लग गई। रेवा ने सासू माँ को देखकर महसूस किया कि साड़ी का पल्लू हर समय उनके माथे पर ही लगा रहता है। गलती से भी अगर गिर जाए तो जल्दी से वो खींचकर उसको माथे पर लगा लेती है। पति अभय से पूछा तो उन्होंने बताया कि दादी जी बहुत खड़क हैं। माँ और चाची को हमेशा उनसे डरते हुए ही देखा है, और अगर माँ या चाची अपने पतियों से कुछ कहते तो वे दोनों माँ और बड़े होने की दुहाई देकर बात टाल देते। लेकिन सबके बाद दादी दिल की बहुत मुलायम है, प्यार सभी से बहुत करती हैं, बस अपने पुरानी सोच को छोड़ना नहीं चाहती। पति अभय की बातें सुनकर रेवा ने जाने क्यों अपना मन बना लिया कि दादी जी को सत्य दिखा के रहूंगी। उन्हें ये बताना जरूरी था कि घूंघट से सम्मान और संस्कार का जन्म नहीं होता, घूंघट से घुटन और सिर्फ घुटन होता है, जो जाने कितने कुंठाओं को जन्म देता है। लगभग एक हफ्ते बाद से रेवा घर में थोड़ा बहुत घूमने लगी। सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित ये घर एक पुरानी परंपरा और सोच को ढो रहा था। सासू माँ और चाची सास दोनों ही सर पर पल्लू लेकर घूमती थी। रेवा भी जब दादी सास के सामने होती तो झट से घूंघट कर लेती, लेकिन औरों के सामने वैसे ही रहती जैसे अपने घर में रहती थी, और किसी से इस बात से तकलीफ भी नहीं थी।
दादी सास अधिकतर अपने कमरे में ही रहती। रोज रेवा उनके कमरे में जाकर मिलती। धीरे धीरे उनके घुलने मिलने लगी। कुछ बातें ऐसी करती कि कड़क सी दादी भी हंसी छूट जाती। अब धीरे धीरे ही सही उनको रेवा और उसकी बातों को भाने लगी। और एक दिन उनके पैर दबाते हुए रेवा ने पूछा, दादी जी एक बात बोलूं? आप क्यों सभी से घूंघट के लिए कहती हैं, उसके लिए गुस्सा भी करती हैं? मैं एक बात कहूंगी, बस अगर आपको बुरा लगे तो मुझे नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। पता है दादी, हमारे गांव में एक काकी है, वो बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी पर्दा करती है। ये सुनकर दादी की आंखें चमक उठी और पूरे उत्साह से बोल पड़ी, अरे बहुरिया, इसे ही कहते हैं संस्कार, जो आज की पीढ़ी नहीं समझती। लेकिन दादी मेरी बात सुनिए। उन्होंने उसी लंबे घूंघट के साथ अपने सास ससुर का जीना हराम कर दिया था। पता है, बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया। मेरे पापा को पता चला तो वो अपने चाचा चाची को अपने घर ले आए। अभी भी चाची दादी हमारे साथ रहती हैं और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। आज तक वो चाची दादी को कभी मिलने तक नहीं आई, लेकिन घूंघट अभी भी करती हैं दादी। रेवा के मुंह से ये बात सुनकर उनका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। बस फिर क्या था, रेवा ने देख लिया, तीर निशाने पर लग गया था। उसने फिर अपनी बात कही, दादी बड़ों का सम्मान और संस्कार घूंघट का मोहताज नहीं है। शर्म और लहजा तो किसी भी औरत की आंखों में होनी चाहिए। अगर हम छोटे बड़े की सेवा करें, सम्मान करें, वो बड़ी बात है। घूंघट करके मैं अपना अपमान करूं तो वो घूंघट भला किस काम का? दादी जी चुप थी, लेकिन बात जैसे समझ में आ गई हो। शायद उन्होंने भी बिना कहे रेवा के सर से घूंघट हटा दिया। रेवा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आई। दादी के पांव को छूकर कहा, दादी जी अगर इतना कुछ कहने से मुझसे कुछ गलत हुआ हो तो जिससे आपका दिल दुखा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रेवा की बातें सुन दादी उठ खड़ी हुई बोली, कोई गलती नहीं हुई है, बस ये कि काफी थोड़ी देर जरूर हुई। चल तो जरा तेरी दोनों सासों लोगों की खबर लूं। ये बात उन्होंने मुझे पहले समझाने की कोशिश की होती तो शायद ये बुढ़िया पहले ही समझदार बन गई होती। रेवा खिलखिला दादी सास के गले लग गई। दोनों घर के बड़े से आंगन में आए। रेवा को बिना घूंघट दादी के साथ देखकर रुक्मिणी जी के हाथ पांव फूलने लगे। तभी रेवा ने मुस्कुराते हुए अपने आंचल से इशारा कर दिया, बता दिया कि सब ठीक है। दादी जी अपनी दोनों बहुओं को पास बुलाया और माथे से पल्लू हटाकर हाथों से सरका दिया और बोल पड़ी, मुझे मेरी बहुओं का प्यार चाहिए, उनका घूंघट नहीं। हाँ जी, माफ कर दो, आज तक तुम्हें इस घुटन में जीने को मजबूर करती रही, लेकिन मेरे साथ गलती तुम दोनों की थी कि प्रतिकार का एक भी सवर भी नहीं उठाया। मेरे सामने अगर उठाया होता तो शायद मेरे अंदर इतनी कुंठा और कठोरता नहीं होती। मुझे आप सभी से माफी चाहिए। और कहते हुए दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। दोनों बहुओं के हृदय के इतने सालों की पीड़ा जैसे आंसुओं के साथ बह निकली। तभी रेवा की खनकती हुई आवाज आंगन में, सभी के लिए शाम की चाय लग चुकी है, आइए सब इस आजादी का जश्न चाय के कप के साथ मनाते हैं। सभी मुस्कुराते हुए चाय के टेबल की तरफ बढ़ चले। आज बहू के रूप में उनके घर आजादी आई थी, नई सोच आई थी, नए परंपरा को गढ़ने वाली शिल्पकार आई थी। आज जश्न था नए और पुराने पीढ़ी के मिलन का, कुछ पुरातन और जीर्ण विचारों के ध्वस्त होने का और नए विचारों को, संसार को जन्म का। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कि घूंघट का प्रचलन हमारे गांव साइड होता है। हम इसे गलत तो नहीं बताते, लेकिन किसी पर फोर्स करना कुछ भी चीज़ बेहद खराब है।
चाहे वह उसके भले के लिए ही हम क्यों नहीं कर रहे। और हमारे संविधान में भी है कि हमें बोलने की आज़ादी है। हम अगर 18 प्लस हो गए हैं तो हमें अपना कार्य करने की आज़ादी है। कहानी कैसी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।